हेलो स्टूडेंट्स, हम न्यूट्रिशन और रेस्पायरेशन में दो पार्ट में सब बता करके एक्टिविटी की भी चर्चा कर चुके थे। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको बच्चे कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। कभी कभी वो ऑलरेडी बात कही गई है, तो उसी को हम सोच रहे हैं रेस्पिरेशन में एक एक्टिविटी को लेकर के, और दो क्वेश्चन खास करके इसको हम बताना चाह रहे हैं आपको। यहाँ पर जैसे एक एक्टिविटी दी गई है, एक स्टूडेंट ने पूछा था इसके बारे में कि क्या इसमें शो किया गया है। ये एक्टिविटी, इसका मतलब क्या है, रेस्पिरेशन में CO2 गैस रिलीज होती है, ये कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये देखें फिगर 6.7, एयर बीइंग पास्ड इनटू लाइम वाटर विथ ए पिचकारी सिरिंज, बी एयर बीइंग एक्सेल्ड इनटू द लाइम वाटर। अब इसमें करना क्या है, ये एक्टिविटी समझे इसके पहले जान लीजिए कि यदि लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो की जाए, पास की जाए, तो लाइम वाटर टर्न्ड इनटू मिल्की कलर। तो ये मिल्की कलर का हो जाता है, सफ़ेद दूधिया हो जाता है अगर लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो की जाए। लेकिन ये है कि ये लाइम वाटर फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश क्यों कहते हैं? ताज़ा इसलिए बना होना चाहिए, बहुत पहले का नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर ओपन कंडीशन में होगा तो जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो धीरे धीरे उसमें डिजॉल्व हो जाएगी, ये ऑलरेडी कन्वर्ट हो गया रहेगा मिल्की में। इसलिए ये फ्रेश बना होना चाहिए। एक क्वेश्चन कहा जाता है तो आता है क्यों फ्रेश लेते हैं, तो पहली बात फ्रेश लेना है। अब देखिए हम एक्टिविटी फर्स्ट की बात करते हैं। ये रेस्पिरेशन में जान लीजिए दोनों केस में दिखाया गया है कैसे प्रूव कर सकते हैं कि CO2 रिलीज होती है। तो यहाँ इस बी की बात पहले हम कर ले। यहाँ ट्यूब के जरिए एक आदमी मुंह से एक्सेल करता है, हवा निकालता है, अंदर जाती है। तो यहाँ पर जो ये अंदर लिया गया है लाइम वाटर टेस्ट ट्यूब के अंदर, फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो है, अब यहाँ से जब कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और ये लाइम वाटर यहाँ पर है और दोनों मिल जाएंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस, ये मिल्की कलर बन जाएगा। तो इसका मतलब कि हम जब एक्सहेल करते हैं, एयर रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन में, बाहर निकालते हैं, उसमें CO2 होती है। ऐसे यहाँ पर पहले एक्सपेरिमेंट में अगर देखें जो पिचकारी से कॉमन एयर जाती है, तो अगर फ्रेश होगा तो यहाँ पर भी यही एक्सपेरिमेंट मिलना है, यही रिजल्ट मिलना है। लेकिन इस रिजल्ट में एक डिफरेंस क्या रहेगा कि कंपेयर करें जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी है, ये अप्रॉक्सीमेट 0.03% है। अगर यहाँ इस पिचकारी से एयर यहाँ फ्लो करने का मतलब, पास करने का मतलब ये है कि ये मिनिमम क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, तो वही कंपेयर करना है। तो ये धीरे धीरे, अगर धीरे धीरे एयर पास करेंगे तो बहुत ही धीमी गति से, उतनी तेज़ी से ये मिल्की कलर में कन्वर्ट नहीं होता है। मीन्स एक CO2 और लाइम वाटर की जो रिएक्शन है वो इतना तेज़ी से नहीं होती है। चलिए एक्सपेरिमेंट हो गया। अब हम आते हैं जो कुछ टर्म यहाँ पर यूज किए गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता था फर्मेंटेशन, कोई बच्चा पढ़ लिया, तो यहाँ पर देखें एक टर्म यूज हुआ है फर्मेंटेशन। तो आपको रेस्पिरेशन के थ्रू अगर हम बताएं तो फर्मेंटेशन इज ए टाइप ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन ये केमिकल वर्ड जहाँ यूज किया जाता है, कभी कभी माइक्रोब्स की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट या दूसरे जो सबस्ट्रेट मटेरियल्स हैं उनका ब्रेकडाउन होता है, और इस ब्रेकडाउन में दूसरे सब्सटेंसेस बनते हैं, कंपैरेटिवली स्मॉलर बनते हैं, तो जिसका यूज कई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के फार्मेशन में यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल एल्कोहल का फार्मेशन, एल्कोहल का फार्मेशन सीरे से या शुगर सॉल्यूशन से करते हैं। तो अब इस प्रोसेस को केमिकली क्या कहा गया है, इसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होता है, ब्रेकडाउन की प्रोसेस जैसे हमारे बॉडी में होती है, तो उसी ब्रेकडाउन को यहाँ फर्मेंटेशन कहा गया है। तो इसमें ऑक्सीजन भी रिक्वायर्ड नहीं होती है। आपने ब्रेकडाउन को दो तरीके से जाना, एक एरोबिक एक एनारोबिक। तो एनारोबिक तो आपने समझा ही कि हमारी बॉडी में भी हो सकता है, लेकिन जब जनरली ये माइक्रोब्स की हेल्प से ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो होता है, तो इसके लिए वर्ड फर्मेंटेशन भी यूज करते हैं। तो जो अभी तक हम कह रहे थे एरोबिक एनारोबिक में डिफरेंस बता रहे थे कि कई डिफरेंस थे, उसमें एंड प्रोडक्ट को भी लेकर के था। तो अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट एल्कोहल बन सकता है, लैक्टिक एसिड बन सकता है,
इसी तरीके से एसिटिक एसिड बन सकती है, ब्यूटरिक एसिड बन सकती है। तो ये जो ब्रेकडाउन का प्रोसेस है इसको ऐसे नाम देते हैं। सपोज फर्मेंटेशन में अल्कोहल बनता है तो उसे कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और कमेरिकली कहेंगे तो अल्कोहल के फार्मेशन को बाय द फर्मेंटेशन जब करते हैं तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो गया। ऐसे अगर एसिटिक एसिड बनता है तो एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, ब्यूटरिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये केमिकल प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं फर्मेंटेशन की प्रोसेस से। लेकिन यहाँ पर आपको जानना ये भी एक टाइप का एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसलिए उसके पीछे आपको नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज़, ये कैसे जब भी ब्रेकडाउन होता है तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म में आपने कह दिया ग्लाइकोलिसिस हमने बताया था, उस पचड़े में नहीं पढ़ते हैं। फर्स्ट सेकंड पार्ट सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने बताया था रेस्पिरेशन के कि पहले पायरुविक एसिड बनेगी, इसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। एरोबिक एनारोबिक दोनों में होता है, फिर अलग अलग तरीके से कैसे ब्रेकडाउन होता है। अब ये दो क्वेश्चन इसमें और उठते हैं। रेस्पायरेटरी पिगमेंट, एक बच्चे ने पूछा था सर रेस्पायरेटरी पिगमेंट क्या है। तो रेस्पायरेटरी पिगमेंट को जानने से पहले आप गैसियस ट्रांसपोर्ट को जानिए। जैसे रेस्पायरेटरी आर्गन में जो बाहर से एटमॉस्फेयर से एयर आ गई, हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड एयर आ गई। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ही यूज करना, उसमें से ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये बाई ब्लड डेवलप्ड एनिमल में डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंचाई जाती है। तो डिफरेंट बॉडी पार्ट तक ले जाने में जो ब्लड हेल्प करता है, तो ब्लड ऑक्सीजन को कैसे कैरी कर लेता है, जनरली इसके लिए उसमें कोई पिगमेंट पाया जाता है, कलर्ड पार्टिकल्स होते हैं। जैसे इंसान में देखें तो हीमोग्लोबिन होता है। तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रेस्पायरेटरी गैस हैं, तो इन रेस्पायरेटरी गैस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करने के नाते ही इस पिगमेंट को, पिगमेंट जानते हैं कलर्ड मटेरियल है, तो इस पिगमेंट को कहते हैं रेस्पायरेटरी पिगमेंट। तो रेस्पायरेटरी पिगमेंट इन मैक्सिमम डेवलप्ड एनिमल इज हीमोग्लोबिन which help in the transportation of respiratory gas, especially कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, इसलिए इसे रेस्पायरेटरी पिगमेंट कहते हैं। तो रेस्पायरेटरी पिगमेंट का एग्जांपल हो गया हीमोग्लोबिन। अब चलिए एक और बात आती है कि ये जो रेस्पायरेटरी आर्गन से, रेस्पायरेटरी आर्गन का मतलब जैसे इंसान में लंग्स है, फिश में गिल है, अर्थवर्म में स्किन है, जो भी रेस्पायरेटरी आर्गन है उनका मेन वर्क आप जान चुके हैं। ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजनेट एयर को रिसीव करते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट में पहुंचाते हैं, और डिफरेंट बॉडी पार्ट में जो CO2 बनती है रेस्पिरेशन में उसको कलेक्ट करना और बॉडी से बाहर रिलीज कर देना, इसी में हेल्प करते हैं। तो ये भले ही अलग अलग एनिमल में अलग अलग हैं, लेकिन इनमें कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। फीचर्स का मतलब वो अलग भले हैं, पोजीशन अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन सिमिलरिटी भी बताए थे। लेकिन चूंकि बच्चों ने क्वेश्चन पूछा इसलिए बता रहे हैं क्या इसमें कॉमन है। गिल अलग नाम है, अलग एनिमल में है, स्किन अलग है, लंग्स अलग हैं, लेकिन इसमें कम सिमिलरिटी क्या है। तो सिमिलरिटी में बताएं सबसे पहली बात कि जो भी रेस्पायरेटरी आर्गन होता है उसमें ये अरेंजमेंट होना चाहिए, सरफेस एरिया ज़्यादा हो। एक और क्वेश्चन का जवाब हो जाता है, कभी कभी कहा जाता है लंग्स में बहुत से छोटे छोटे चैम्बर कई होते हैं, एक चैम्बर नहीं होता, जिन्हें एल्वियोली आपने ऑलरेडी नाम दिया है। तो ये लंग्स में बहुत से एल्वियोली क्यों होते हैं, क्वेश्चन आता है कि एल्वियोली का नंबर इतना ज़्यादा क्या होता है, या एल्वियोली से क्या बेनिफिट है। तो जानिए कि ये जो रेस्पायरेटरी आर्गन है उनकी जो वाल है उसमें ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं ब्लड की, उसी में ऑक्सीजन चली जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है रेस्पायरेटरी आर्गन में या रिलीज हो जाती है। तो डिफ्यूजन की स्पीड ज़्यादा हो सके, डिफ्यूजन का रेट बढ़ सके, इसलिए जिस सरफेस से डिफ्यूजन हो रहा है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर एक चैम्बर होता, सपोज अब हम बात करते हैं, ये स्ट्रक्चर जान रहे हैं, ये यहाँ पर ट्रैकिया है या विंड पाइप है जिससे एयर इंटर करती है, फिर ये ब्रांकस में जाती है, और ये ब्रांकस आगे चल के कई ब्रांच में बन जाते हैं, और इनकी ही ब्रांच मिल करके लंग्स बना लेती हैं। ऐसे इधर भी, ऐसे इधर भी। तो विंड पाइप, ट्रैकिया
और फिर ब्रांकस, फिर ब्रांकस से जो ब्रांचेज दो बनी, दो ब्रांकस, इनकी ब्रांचेज जो हो गई ये सब बना ली एक चैम्बर लंग्स। तो इसमें दो कंडीशन है, ये जो एक ब्रांच आई ऐसे एक लंग्स होता तो क्या होता, अगर ये लंग्स में एक चैम्बर होता तो क्या होता, और इस लंग्स में कई ब्रांचेज आई और छोटे छोटे बहुत से चैम्बर बन गए तो क्या डिफरेंस आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो एक्सचेंज होना है वो इसी सरफेस में जाना है। O2 जो बाहर से आ गई ये चली जाएगी ब्लड में। किस ब्लड में? जो लंग्स की दीवार है ये वाली, इस दीवार में ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड कैपिलरी, इसी में चला जाना है। तो भले ही ये चैम्बर पूरा भरा है गैस से, लेकिन एक्सचेंज केवल कहाँ हो रहा है? इस दीवार पर, इस दीवार पर हो रहा है। सपोज अब इस दीवार में लिमिटेड सरफेस एरिया है, अगर इसको कई चैम्बर में डिवाइड कर दिया गया, अब ये गैस यहाँ पर इस चैम्बर में, तो ये चैम्बर में जो है यहाँ नई सरफेस मिल गई दीवार की, यहाँ एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, तो कई दीवार बन गई, जगह जगह दीवारें दिख रही हैं, यहाँ से भी एक्सचेंज हो जाएगा। नहीं तो केवल किनारे से होता है, यहाँ से केवल इन किनारों से ही एक्सचेंज होता। तो लंग्स में बहुत से चैम्बर बन जाने से, इसको एल्वियोली कहा गया, एरिया बढ़ जाता है, और इसी एरिया को बढ़ाने के लिए गिल फोल्डेड होती है। फोल्डेड मीन्स सपोज ये यहाँ दो के बीच में एक हमने सरफेस बना दिया, मान लीजिए स्किन ही है। अब अगर ये यहाँ से यहाँ तक इसको मोड़ के रखें, डिस्टेंस उतनी ही है लेकिन इसकी एरिया ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा इसलिए हो गई, ऐसे ही गिल क्या होता है? स्किन के फोल्डिंग से बनता है। तो फोल्डिंग से बनने से पहला फ़ायदा तो हो गया, एरिया बढ़ गई तो एक्सचेंज बढ़ जाता है। तो ये सिमिलरिटी है, जो रेस्पिरेटरी आर्गन होते हैं उनकी सरफेस एरिया ज़्यादा होती है, और इसीलिए अर्थवार में देखें स्किन सबसे ज़्यादा एरिया ऑलरेडी कवर की है, तो इजीली रेस्पिरेटरी आर्गन काम करने में हेल्प कर सकती है। गिल्स में फोल्डिंग ऑफ स्किन से बनी है, उसके बक्कल कैविटी के पास। चलिए तीसरी बात, लंग्स में बहुत से एल्वियोली हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है? इसमें ब्लड कैपिलरीज का डेंस मास होना चाहिए, क्योंकि डिफ्यूजन के थ्रू जब गैसियस एक्सचेंज होगा तो ब्लड के थ्रू ही होता है। ब्लड से CO2 आ गई रेस्पिरेटरी आर्गन में, रेस्पिरेटरी आर्गन से O2 चली गई ब्लड में, या फिर ब्लड जा करके टिश्यूज में जाता है, जो रेस्पिरेटरी आर्गन से O2 लेके जाता है, डिफरेंट सेल्स के पास टिश्यू में दे देता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ जाता है। तो जब ये डिफ्यूजन होगा तो उस केस में भी ये रोल प्ले करेगा। ब्लड कैपिलरीज कितनी है, ब्लड में जाएगा। तो अगर सपोज ये ब्लड कैपिलरी एज एक है, यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, गैस आ रही है, गैस जा रही है, O2 CO2 का एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन अगर यहीं पर हम कंपेयर करते हैं, इतनी ट्यूब्स हो जाएं, ज़्यादा हो जाएं, तो क्या होगा? इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, यानी ब्लड कैपिलरी ज़्यादा होनी चाहिए। इसीलिए रेस्पिरेटरी आर्गन्स में ब्लड कैपिलरीज का डेंस मास होता है। तीसरी बात करते हैं, ये स्किन थिन होती है। सपोज ये लेयर हो गई, अब यहाँ से ऑक्सीजन आई, इसको क्रॉस करके जाना है आगे, या कह लीजिए ब्लड वेसल में ही जाना है, ब्लड कैपिलरीज में पहुंचना है। तो दीवार को क्रॉस करने में कठिनाई कितनी होगी? ये जितनी ज़्यादा मोटी होगी। तो इसलिए रेस्पिरेटरी आर्गन की लेयर थिन होनी चाहिए, ब्लड कैपिलरीज का डेंस मास होना चाहिए, सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, और सरफेस थिन होनी चाहिए। और चौथी बात जो बताना चाह रहे हैं अलग इसके साथ साथ, कि सरफेस मॉइस्चरस होनी चाहिए। मॉइस्चरस मीन्स सपोज ये सरफेस है, अभी हमने कहा कि यहाँ पर O2 सपोज आ गई, अब इसमें जो इसकी वाल में ब्लड वेसल्स हैं उसमें ऑक्सीजन जाना तो है, लेकिन ऑक्सीजन सीधे इंटर नहीं करती है। पहले इस सरफेस पर जो वाटर होता है उसी में डिजॉल्व हो जाती है। डिजॉल्व्ड एयर ऑक्सीजन अंदर ब्लड में जाती है, ऐसे सीधे नहीं बाहर से एटमॉस्फेयर से आई और ब्लड वेसल में चली जाए, ऐसा नहीं होगा। पहले आएगी तो यहाँ जो मॉइस्चर है इन द फॉर्म ऑफ H2O उसी में डिजॉल्व हो जाती है। इसीलिए ये कहा गया है सरफेस मॉइस्चरस होनी चाहिए।
तो व्हाट आर द कॉमन फीचर इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स? नंबर 1, सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। नंबर 2, इसकी वाल थिन होनी चाहिए। नंबर 3, ब्लड कैपिलरीज का डेंस मास होना चाहिए। नंबर 4, सरफेस मॉइस्चरस होनी चाहिए। तो आपने जान लिया फर्मेंटेशन क्या है और इस सरफेस से रिलेटेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है। एक और क्वेश्चन आता है इम्पॉर्टेंट, कभी कभी कहा जाता है टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके कंपैरिजन में जो एक्वेटिक हैं उनमें ब्रीथिंग फास्ट क्यों होती है। ये इस पॉइंट पर आते हैं। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन द सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। अब कभी कभी ऐसा कहा जाता है, कभी कभी कहा जाता है फिश में कि इंसान की तुलना में फिश में या अदर चाहे कहा जाए एक्वेटिक एनिमल में टेरेस्ट्रियल की कंपैरिजन में ब्रीथिंग की रेट क्यों फास्ट होती है। Why they breathe faster than the why aquatic animals breathe faster than the animal live on the terrestrial area? टेरेस्ट्रियल एरिया में पाए जाने वाले एनिमल की कंपैरिजन में पानी में पाए जाने वालों की ब्रीथिंग रेट ज़्यादा क्यों होती है। तो ये चीज़ इनडायरेक्ट बताई जा चुकी है। अब जानिए ब्रीथिंग का रेट क्या होता है। ब्रीथिंग हम इसलिए करते हैं बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है उसी को लेने के लिए हम बाहर से एयर इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं हवा ऑक्सीजनेटेड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए हम एक्सेल करते हैं। इनहेलेशन और एक्सेलेशन मिलकर ब्रीथिंग बन जाता है। अब जैसे हम दौड़ लगाते हैं, कोई एथलीट वर्क करता है एक्सरसाइज के बाद या कोई भी हार्ड वर्क करते हैं, उस समय हम लोग कहते हैं हाँफने लगे। हाँफना यानी हाँफना कुछ नहीं है, अगर आप सोचें तो ब्रीथिंग की रेट को बढ़ा दिए, सांस ज़्यादा लेने लगे, ज़्यादा बार। एक बार में जो आपको ऑक्सीजन मिलती अगर आपने 2 बार 4 बार कर लिया उतने समय में तो आपने ज़्यादा ऑक्सीजन ले लिया। यानी कुल मिला के ऑक्सीजन की डिमांड को पूरी करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एक्टिव होंगे। ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए हम ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए ब्रीथिंग करते हैं। और अगर ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी, ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होगी। चूँकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी अप्रॉक्सीमेट 21% है, जबकि वाटर में डिजॉल्व जो ऑक्सीजन हो बहुत बहुत कम है। इसीलिए बाहर जो टेरेस्ट्रियल हैं, ज़मीन पर रहने वाले हैं, जैसे इंसान ही है, तो वो जितनी ऑक्सीजन चाहिए इजीली मिल जाती है, जबकि वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व बहुत बहुत कम है। इसलिए ऑक्सीजन की क्वांटिटी को पूरा करने के लिए इसको ब्रीथिंग बढ़ाना पड़ता है। दैट इज वाई एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ फास्टर दैन द एनिमल लिव ऑन द टेरेस्ट्रियल एरिया। दिस वाज ऑल अबाउट द इनडायरेक्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। आगे की चर्चा बाद में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।